चले भाई, तो ये सेकंड वाला पार्ट मिटार के फिर से नहीं करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में देखिए बस ये करना था कि हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो आपका ये -2c इधर हो गया, +2c इधर हो गया, ठीक है। तो जब 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो डाइपोल अपनी जगह पे घूम गया, जिसकी वजह से P पॉइंट हमारा इस डाइपोल के करस्पॉन्डिंग कहाँ पे आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब अगर आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो मतलब कहाँ निकालनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालनी। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो एक्सियल की आधी होती है, तो हम एक्सियल पे निकाल ही चुके थे, बाई 2 कर दिया। रह गई बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के केस में क्या होता है, जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एक्सियल पोजीशन पे। तो ये किधर हो गया, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां तक ये बात तो कंप्लीट हो गई हमारी, बात समझ गए। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो क्या करेगा बेचारा, ठीक है। तो ये नोट कर ही लिया होगा आपने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब लाइंस पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी स्पेस्ड हो, ठीक है, समझिएगा। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in an, शांत रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यानपूर्वक देखें, बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर द सिचुएशन, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको टॉर्क नहीं समझ में आएगा इसका। आएगा समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन ये है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मात्र 3 एरो बना लीजिए, ज्यादा छीछा लेकर करने की जरूरत नहीं है, और बस ऊपर लिख दीजिए E वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर आपने डाइपोल यहाँ पे रखा, मान लो मैंने ऐसे रख देता हूँ, जरूरी सीधा रखा जाए, हम थोड़ा तिरछा करके रखेंगे। तो डाइपोल को हमने थोड़ा सा तिरछा करके रख दिया, ठीक है। तो ये है माइनस का Q और ये रहा प्लस का Q, ठीक है। डाइपोल को डाइपोल नहीं समझना है, क्या समझना है, दो चार्ज समझने हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बदतमीज चीज होती है, ये भी आप जानते हैं। तो अगर डाइपोल इस फील्ड के अंदर आया, इसके मतलब 2 चार्ज फील्ड के अंदर आ गए, और चार्ज जब फील्ड के लपेटे में आएगा तो फोर्स जरूर आएगा, ठीक। 2 पॉइंट तो याद ही है आपको। पॉजिटिव है तो फोर्स उसी तरफ आएगा जिस तरफ फील्ड होती है, और निगेटिव है तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये भी महसूस करेगा और ये भी महसूस करेगा फोर्स, समझ गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। पहला पॉइंट, डाइपोल डाइपोल नहीं है, ठीक है। इंसान नहीं होता, उसके अंदर आत्मा होती है। हाँ, आत्मा परमात्मा का अंश होता है, ठीक है। कुल मिला के वैसे ही कुछ है, गंगाधरी शक्तिमान है 8 बिंदु से, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल नहीं है, डाइपोल 2 चार्ज हैं, ठीक, ओके। अब डाइपोल फील्ड में है, इसका मतलब 2 चार्ज फील्ड में है, ठीक। ये तिवारी दीवार खोदना मत करो इधर। पेन के अंदर मिट्टी भर रहे हो, अरे दिमाग के अंदर ज्ञान भरना लायक। खैर, तो डाइपोल फील्ड के अंदर आया मतलब चार्ज फील्ड के अंदर आया, एक नहीं बल्कि 2, ठीक है। तो चार्ज फील्ड अपनी आदत के हिसाब से चार्ज पे फोर्स लगाएगी, ठीक। फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव पर फील्ड की तरफ, निगेटिव पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। चौथा पॉइंट, फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला F बराबर QE होता है। कुछ लोग मुंह बनाते थे, हाँ बस बोलने वाले भी आ रहा है, ठीक है। तो फील्ड में रखे चार्ज पर फोर्स का फॉर्मूला होता है QE,
क्यों ही कहते सब दोनों तरफ सेम सेम लिख दियो। अरे भाई सेम चार्ज और सेम नहीं लिखेंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई भी हर जगह सेम है। जहां पे ये भैया बैठे हैं वहां पे भी ई है, ई है ना, और जहां पे ई है वहां पे भी ई है। समझ गए? ओके। तो अब अगर पांडे जी, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो डाइपोल के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ईस्ट दिशा में, एक वेस्ट दिशा में। अरे मतलब अपोजिट दिशा में, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वैसे भी हम गलत नहीं कह रहे, ये वाला ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है फिलहाल के हिसाब से। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, हाँ एक्सप्रेशन देख के कुछ और ही समझ में आ रहा था। बताते हैं अभी। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहां पे अगर देखा जाए तो हियर हम दो दिमाग लगाएंगे। तुम लोग पास खैर आधा भी नहीं है, लेकिन हम चलो दो दिमाग की बात करते हैं। पहला हम लोग चेक करने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चेकिंग फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बड़ा खतरनाक शब्द लग रहा है। कुछ नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब अगल बगल खसकी कि ना खसकी। सिंपल, खसकी कि ना खसकी। तिवारी जी, ठीक है, अगर खसकी तो कुल मिला के टोटल फोर्स कुछ ना कुछ आई हो, समझो? हाँ, तो अगर कुल मिला के टोटल फोर्स हम निकालें और अगर 0 आ गए तो ना खसकी, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और खसकी, ठीक, तो चेक करते हैं। तो चेक करने की कोई खास जरूरत नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर जब होते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट हो जाने में 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि टोटल फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब दैट इज डाइपोल विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज ना खसकी, means it will not translate। एंड दो कोई कहेगा कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। इट विल नॉट ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मतलब अंग्रेजी वाला नहीं, खसकने वाला ट्रांसलेट। ठीक, पांडे जी, ना खसकी। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि घूमी कि ना घूमी। ठीक है, अर्थात चेकिंग फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फिजिक्स ही है भाई, पढ़ाना इसी पढ़ता है आजकल। खसकी नहीं, घूमी। चेकिंग फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब घूमी के ना घूमी। अब घूमी के ना घूमी ये चेक करने के लिए टॉर्क चेक करना पड़ता है। खसकाने के लिए फोर्स चाहिए, घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, खसकाने के लिए हाँ कहते हैं बगल में खसको, नहीं तो बैठ के ठोक दिए, खसक गए। तो घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी में टॉर्क होता है, इंजन टॉर्क प्रोड्यूस करता है, इसे याद करना है। टायर घूमता है, टायर सड़क पे देखे होंगे लड़के इसे टायर घुमाते रहते हैं डंडा मार के, तुम भी घुमा देना इसे। चेकिंग फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो देखिए दो समय ऐसे आते हैं जो घुमा नहीं पाते हैं। ठीक, समझाते हैं। दो कंडीशन को छोड़ के घुमा ले जाएंगे। ठीक, बाकी आप लोग स्वयं महसूस कर लीजिएगा कि हमारा आशय क्या है। क्या पैरागॉन लगो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट और E वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक,
अगर डाइपोल तुम्हारा ऐसे रखो है, कैसे, ऐसे, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले चार्ज पे फोर्स इधर काम करेगा और ये वाले पे जस्ट इधर काम करेगा, तो कुल मिला के यहां पे क्या हो रहा है, खींचतान मच गई, तो घर चल। ठीक, समझ में आया? तो कंसीडर द सिचुएशन। ठीक, ओके, यानी इस कंडीशन में ना घूमी, समझ गए? अब ये वाला केस पकड़ो, आप बजरंग दल वाले मिल गए, अब समझ गए होंगे। ठीक, भाई उत्तम गुत्ती होने लगी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अरे हाँ देखा कितना बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये प्लस और ये माइनस, ठीक, तो प्लस में फोर्स इधर और माइनस में फोर्स इधर, आपस में गुत्थम गुत्ती चालू हो गई, मतलब अब ये कहीं नहीं जा सकते, नहीं समझे, अटक गए, फंस गए, ये ना कहीं जा सकते ना ये कहीं जा सकते। अर्थात जब डाइपोल ऐसी अवस्थाओं में होता है, कैसी अवस्था में, मतलब अगर डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है, यानी इफ थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है, और हम कंसीडर केस 1, अगर थीटा कितना मिल जाए 0 डिग्री, यानी ऐसे हो जाए। दूसरा केस, इफ थीटा इज 180 डिग्री, यानी ऐसा हो रहा है, कैसे, ये देखो ना, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है इधर, समझ में आ गई बात? यानी अगर साइंस की भाषा में कहें, मैथ की भाषा, साइंस की भाषा क्या, मैथ की भाषा में कहें तो इसको कहते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, पैरेलल कंडीशन और एंटी पैरेलल कंडीशन, यानी इन दो कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो डाइपोल घूमी आएगा। आई बात समझ में? यानी एक्सेप्ट, यानी इन दो कंडीशन में डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, घूम नहीं रहा है, लेकिन टॉर्क कितना हो गया, 0, ठीक है। इन above two conditions, ठीक है, नेट टॉर्क तुम्हें कितना मिलेगा, 0, दैट इज डाइपोल will be in या must be in rotational equilibrium, that is डाइपोल, अरे ये क्या हो गया, डाइपोल ना घूमी, हटा, रुक जाओ, अभी पूरी बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है, यानी दैट इज डाइपोल विल नॉट रोटेट, डाइपोल विल नॉट रोटेट। अब इसके अलावा अगर कोई हालात है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 और 180 के अलावा कुछ है, तो पक्का डाइपोल घूमेगा, यानी उस कंडीशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अर्थात टो आ सकता है, टाउ आ सकता है, फोर्स तो बेचारा पहले से गड़बड़ है, ये तो जीवन पर्यंत का बीमर हो गया, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे समझ में, कब कब हो सकता है, अब हो सकता है, तो कब 0 नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ के हर बार 0 नहीं होगा, ठीक है, यानी इन दो कंडीशंस को छोड़ दिया जाए तो डाइपोल हमेशा घूमी। आएगा समझ में? पूछो सर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम में कैसे पता करते हैं? ये लड़का बावला हो गया है, ठीक है, बता रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है स्टार्टिंग स्टेट पे,
ठीक है, जिस समय ये दोनों ही कंडीशन स्टैटिक और डायनेमिक के लिए वैलिड होती है, अगर ये डाइपोल पहले से रुका हुआ होता, ठीक है, और फोर्स 0 होने पे हमेशा रुका ही रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये 10th में था। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर ये बॉडी चल रही थी, ठीक है, और तब फोर्स 0 हो जाए तो फिर लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे है कि जिस समय टॉर्क 0 है और बॉडी पहले से घूम नहीं रही है तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। और ये डाइपोल घूम रहा होता और घूमते घूमते अचानक टॉर्क 0 हो जाए तो ये लगातार उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमता रहेगा, इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस स्टार्टिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? ओके, अब यानी चलिए स्टैटिक डायनेमिक खत्म हो गया, कुल मिलाकर हम वापस आते हैं इस पे जो हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी आगे पीछे खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी और इसमें घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो एक बात तो क्लियर हो गया, खिसकेगी तो नहीं, तो कुल मिला के फोर्स निकालने तो मतलब है खत्म हो गया। हाँ, टॉर्क निकल सकता है सो निकाल लेते हैं। एक बात तो तय होगा कि अगर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो फिगर ये दो नहीं बन सकते, लॉजिक की बात है, यानी फिगर में हमें थोड़ा थोड़ा आड़ा तिड़ा बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बना बनाया रखा है रेडीमेड, तो हम लोग हेडिंग चेंज करते हैं, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ। समझ रहे हैं ना, मतलब मैं ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि मैं टॉर्क का ही क्यों निकाल रहा हूं, मैं फोर्स का क्यों नहीं निकाल रहा। ठीक है, तो डेरिवेशन वही डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क experienced by an electric dipole placed in an uniform, बढ़ती ही जा रही है इलेक्ट्रिक घूमर खा लिया इसने। ठीक है, चलो थैंक्स टू आईफोन, खैर कोई बात नहीं। ओके, महाराज जी का नेटवर्क बढ़िया कैच कर रहा है, टोपा बढ़िया लगा है आज। तो कंसीडर द सिचुएशन, ठीक है, हम क्या मान चुके हैं, लेट एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इज थीटा, जो कि वहां लिखा था अभी। ठीक है, तो अगर बेटा ये बना है डाइपोल, तो ये डाइपोल मूवमेंट का एरो बना दें हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मूवमेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना माना हमने, थीटा। ठीक, अब बाकी हम मिटार दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको पीछे बढ़ा दिया, इसको पीछे बढ़ा दिया। बेटा ये क्या हो गई, अगर देखा जाए इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, इसको भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। अब ये ना कहीं ना कि 11th में था, 12th में 11th का नहीं आता। ठीक है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे आर परपेंडिकुलर कहते हैं। किलो परपेंडिकुलर इसे लिखा जाता है ऐसे, ये फिर ये नहीं, एक से काबिल लोग होते हैं, कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस हो गया ये। अगर ये थीटा तो ये कौन सा बॉन्ड बीटा, ये भी थीटा। ठीक है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती कुल मिला के, 2L। ठीक, बहुत होशियार हैं आप लोग, वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं कि ये निकालो, आर परपेंडिकुलर निकाल लोगे,
अभी कैसे निकालोगे, नाम ही नहीं लिखा। चुन्नू, मुन्नू, पिंकू, सोनू, मतलब सुनो। तो हियर इन ट्रिंगल ट्रिंगल लिटिल स्टार, ट्रिंगल ACB, साइन थीटा का है साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता है। ठीक, परपेंडिकुलर कितना हो गया CB, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया AB। साइन थीटा बराबर CB इज R परपेंडिकुलर, AB इज 2L, तो R परपेंडिकुलर 2L साइन थीटा। समझे? अरे बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फटाक जो लाना पहले बताया दे रहा, वही धर दूं क्या? P साइन थीटा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है दो में से एक फोर्स, कपल का फॉर्मूला, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं इसको। खैर कोई बात नहीं। तो बराबर को दो में से कोई भी एक फोर्स Q इंटू E लिखा है, देख लो। और इसको हम वही मतलब ये तो हो गया 2L साइन थीटा, चौथो ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना? ये देखा देखा लग रहा है। ठीक है, Q इंटू 2L P होता है, तो बराबर PE साइन थीटा। मुबारक हो। आगे नहीं बोलूंगा। तो बराबर P साइन थीटा। आई बात समझ में? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, इकलौता ऐसा आइटम है ये जिसमें केवल अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नवक दुकान में जा सकती है। उधर नवक दुकान है ना उसका। ठीक है, इधर भी आ सकती है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मामला है यहाँ पे। इन वेक्टर फॉर्म तिवारी सरप्राइज हो गए, नवक दुकान में क्या करना है। तो वेक्टर बराबर P क्रॉस E। अगर जब आप बचपन में छोटे थे, मतलब क्लास 11th में, ठीक है, हाँ, तो P और E में क्या होता, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक राइट हैंड की फिंगर्स घुमाते हैं। अब देखो जैसे ये P है, E उधर है, P से E की तरफ घुमाया, ठीक है, अंदर चला गया नंबर दुकान। समझे? इनवर्ड्स दीवार के लिए इन। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में ये है भाई। ठीक, और स्केलर फॉर्म में ऐसे है, डायरेक्शन लिखने के लिए कहा नहीं जाएगा, क्या लिख देंगे वो दुकान तरफ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो यही कहा जाएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। समझ गए? अच्छा चलो, ये तो हो गया डेरिवेशन। अब अलग अलग कर दे, नहीं तो लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, सर कहां तक करना था। अब मान लो सवाल पूछ लिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क 0, मैक्सिमम P बताते हैं कैसे। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मम। ठीक है, वैल्यू ऑफ टॉर्क। बाकी आगे का स्टेटमेंट पता ही है। ठीक, सही लिखा ना, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, पढ़ लीजिए। हो गए का तो बराबर P साइन थीटा होता है। अगर मैक्सिमम करना है और मिनिमम करना है, ठीक है, तो अगर टो को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वाली यानी +1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो टो बराबर PE, मैक्सिमम टॉर्क आ गया।
समझ गया ना। और अगर आपको टू मिनिमम करना है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 0। कौन कह रहा माइनस? मैथ में होता -1। कहते कहते फेफड़े सूख गए हमारे। साइन और कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक लाई करती है। -1 +1 फिजिक्स की भाषा में दोनों मैक्सिमम है। बस +1 ऊपर वाला मैक्सिमम है और -1 नीचे वाला मैक्सिमम है, अपोजिट डायरेक्शन का। मिनिमम कितना होता है? 0। ठीक है, ये वाला आइटम तो पता ही है आपको। इसके दोनों डायग्राम बनाए थे थोड़ी देर पहले। वंस अपॉन अ टाइम। मेरे खूब चिमकर। ठीक है, तो एज थोड़ी देर पहले बताए थे, बताए थे। हाँ, नहीं लगता ऐसे। अरे ठीक है, उसके बाद ये वाला डायग्राम बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़िया नीली नीली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्या बजरंग वाले? ये +Q, ये -Q। ये दूसरा केस है, उसी में बना दिया मैंने। -Q और +Q है ना। कैसे? क्योंकि इसमें डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें माइनस से प्लस तक डाइपोल मूवमेंट ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अब भी 90 डिग्री का एंगल है। जानते हो ना, इसे बनाया जाता है 90 होता है। ले भैया लिख दिया 90 डिग्री। नहीं, मैं तिवारी जी कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कारों वाले बाबा ये। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे